पापा, कब तक चलेगा ये सब? आप लोगों को घर की शांति राज नहीं आती ना? अब मैं ऑफिस में काम करूं या फिर आप लोगों के घर के मैटर सॉल्व करता फिरूं? उसकी बात सुनकर जैसे हरिप्रसाद जी को जोरदार झटका लगा हो, वो चुपचाप जड़वंत वही खड़े रह गए। तब आरती जी बोली, अरे बात क्या हुई है वो तो बता, क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, नाटक तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कब तक मैं आप लोगों का बोझ अपने सिर पर ढोती रहूं? नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। आप अलग क्यों नहीं हो जाती? खुद की जिंदगी तो जी ही ली, अब शांति से हमें तो रहने दो। सूरज के बोलने के पहले ही नीता बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर आरती जी हैरानी से पूछने लगी, बेटा, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू किस बात से नाराज़ है, और हमने ऐसी कौन सी टोका टाकी की है तुझ पर जिससे तेरी आज़ादी में खलल पड़ गया? आरती जी ने कहा तो नीता ने सूरज की तरफ पलट कर देखा। देख लो अपनी माँ के नाटक। आपको तो यही लगता है कि ये मुझ पर टोका टाकी नहीं करती है। अरे सुबह सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं दाल चावल बना रही थी, बहुत दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बनाने तक नहीं दिया। अब बताओ, क्या मैं अपनी मर्जी से दाल चावल बनाकर नहीं खा सकती? यही औकात है मेरी इस घर में? कहती कहती नीता आंखों में आंसू भर लाई, जिसे देखकर सूरज और भड़क गया। माँ, बहू को बेटी नहीं समझती हो तो बहू तो समझो, आखिर वो भी इंसान है। अरे एक दाल चावल की क्या औकात जो आपने इतनी सी बात पर इसका दिल दुखा दिया। मेरी कमाई का क्या फ़ायदा अगर मेरी ही पत्नी दाल चावल के लिए तरस रही है तो? सूरज की बात सुनकर आरती जी ने इतना ही कहा, मैंने बहू को दाल चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बहू हमारे लिए रोटी बना लेना, क्योंकि हमें चावल पचते नहीं हैं। हाँ, तो इसका तो यही मतलब है ना कि आपने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा, चावल नहीं। बहू, बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? मतलब तो तुमने अपनी मर्जी से निकाला है। अब की बार हरिप्रसाद जी ने कहा, पापा आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सूरज ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो हरिप्रसाद जी ने पलटकर कहा, क्यों ना बोलूं? जब तुम अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए बोलूँगा। तो फिर ठीक है पापा, आप अपने ईगो के साथ खुश रहिए, हमें अपनी आज़ादी के साथ खुश रहने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम अलग हो जाएंगे। सूरज ने दो टूक जवाब दिया, ठीक है, तुम अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओ, कहकर हरिप्रसाद जी अपने कमरे में आ गए। पीछे पीछे आरती जी समझाने के लिए कमरे में आई तो हरिप्रसाद जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। आखिर हरिप्रसाद जी के कहने पर आरती जी भी चुप हो गई। आखिर कुछ दिनों से यही सब तो हो रहा था घर में। कल घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो नीता ने आरती जी और हरिप्रसाद जी को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे। जब आरती जी ने कहा तो नीता ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, माँ जी, पनीर इतना सा ही था, समर ने खा लिया। तब भी आरती जी चुप हो गई। 1-2 साल का बच्चा जो कि खाना भी खुद से नहीं खाता, अकेले ही भला 250 ग्राम पनीर खा सकता है क्या? वो भी सब्जी में डाला हुआ। खैर, दूसरे दिन ही सूरज और नीता ने अपना सारा सामान ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर लिया। दोनों के ही माथे पर कोई शिकन तक नहीं थी, बल्कि चेहरे पर एक सुकून था। उस समय हैरान परेशान बस घर में कोई था तो वो थी आरती जी, जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। जिसके मन की मंशा पूरी हो वो भला क्यों रुके?
आरती जी ने बड़ी उम्मीद से हरिप्रसाद जी की तरफ देखा कि वो बच्चों को रोक लेंगे, लेकिन वो तटस्थ खड़े रहे। अब तो नीता और सूरज की मौज ही मौज थी। लेट तक सोना, मन हुआ तो घर पर खाना बनाया, नहीं तो बाहर से मंगा लेना। कुछ दिन तो जैसे ऐसो आराम से ही बीते, यहाँ तक कि समर को अपने मायके छोड़कर आए दिन शॉपिंग करना, बाहर घूमकर आना, बाहर ही खाना खाकर आना। कुछ दिन तो ये सब अच्छा लगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि रहना तो उन्हें धरती पर ही है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जैसे ही 15-20 दिन बीते, नीता के मायके में उसकी भाभी ने साफ कह दिया कि रोज़ रोज़ बच्चे को यहाँ छोड़कर ना जाया करें, हमें भी बहुत से काम होते हैं। इतना ही घूमने फिरने का शौक़ है तो बच्चे को अपने साथ लेकर ही घुमा फिरा करो। यहाँ तक कि ऑफिस लेट पहुँचने के कारण और आए दिन छुट्टी लेने के कारण भी सूरज को ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन, छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे। दिन में ही दोनों को तारे नज़र आने लगे थे। आए दिन में चिक चिक शुरू हो गई। पहले तो हरिप्रसाद जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे, तो अपने पास होती सेविंग को देखकर दोनों को लगता कि हम सब खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन अब असलियत पता चल रही थी। अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुलाकर बैठे ही थे कि इतने में आरती जी ने दरवाज़ा खटखटाया। सूरज ने जाकर दरवाज़ा खोला तो आरती जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, आरती जी ने बिजली का बिल निकाल कर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे जमा करवा देना। कहकर वो वापस नीचे आ गई। ये क्या, 6,000 का बिल? 6,000 का नाम सुनते ही नीता भी खड़ी हो गई। अब सूरज और नीता भी नीचे आ गए और आते ही नीता बोली, ये क्या है पापा जी, आपने ये बिजली के बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग हैं। अरे तो 6,000 क्या हम 6,000 का बिजली फूंक गए? ज़रूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा। नीता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। हरिप्रसाद जी मुस्कुराकर बोले, बहू ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो, पंखे कूलर चालू करके छोड़ जाती हो, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 5,000 तो बहुत कम है। कई बार तो 8,000 10,000 का बिल आता था जो मैं भरता था। अब तो नीता की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ऐसे कैसे घर चलेगा भला? अचानक सूरज ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें लगता है ना कि घर के बड़े बुजुर्ग बहुत टोका टाकी करते हैं। असल में वो लोग होते हैं तो तुम कई चीज़ों से बच जाते थे। कई चीज़ों के खर्चे तो हम ही करते थे, पर तुम्हें लगता था कि तुम हमें संभाल रहे हो, हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो। पर बहू तुम ये भूल गई कि तुम हमारे साथ रहती थी, हम तुम्हारे साथ नहीं। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया। मायके वालों से रिश्ते बिगड़े सो अलग, यहाँ खुद की गृहस्थी भी नहीं संभाल पाई। नीता ने माफ़ी मांगते हुए कहा। तो सूरज बोला, माँ क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, तुम अपने आज़ादी के साथ रहो, हमें अपने हिसाब से रहने दो। अब की बार हरिप्रसाद जी ने कहा, पर पापा गलती तो बच्चों से ही होती है, माफ़ कर दो। सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देख बेटा तुम मेरा बेटा है, इसलिए तुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन रही बात साथ रहने की तो अब नहीं। एक बार बर्दाश्त कर चुके, पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें गृहस्थी संभालनी आनी ही चाहिए। हम लोगों की छाँव में तुम ये सब नहीं सीख पाए। एक ही मकान में तो हैं, माले अलग हुए तो क्या हुआ? भविष्य का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो दोबारा एक साथ नहीं।
आखिर हरिप्रसाद जी के कहने पर सूरज उनकी बात को समझ गया और चुपचाप उनके पैर छूकर ऊपर वाले माले पर चला गया। अब कम से कम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग माले पर रहने के बावजूद वो लोग एक तो थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।